नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट बाय एसपी सर में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही है। इस चैप्टर के फार्मूले आपको याद ही होने चाहिए और इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। आप सीधा फार्मूला लगा के उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर होता है इसमें बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ बिना फार्मूले के हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ जो फार्मूला है इम्पोर्टेंट वो मैं बताना चाहूँगा जो हमारे क्वेश्चंस में लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग के बारे में हम बात कर लेते हैं। वर्ग यानी कि एक स्क्वायर जो होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई, मान लेते हैं ये लंबाई है एल। ठीक है, और ये लंबाई एल सबकी बराबर होगी क्योंकि चारों वर्ग है तो चारों जो वो लेंथ है वो बराबर होगी। ठीक है, तो इससे लंबाई गुणे लंबाई, इसका जो एरिया होता है वो एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो एरिया होगा। परिमाप क्या होगा, जो परिमाप वो चीज़ होती है जो पेरीमीटर जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, 1 एल 2 एल 3 एल 4, यानी जो ये पूरी जो लेंथ जो हम ट्रैवल करते हैं अगर मान लो, तो उसको हम जो है वो परिमाप बोलते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये 4 एल हो जाएगा अगर हम एल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये चीज़ होती है, ये इधर से इधर का जो डिस्टेंस होता है इसको हम विकर्ण बोलते हैं। ये हमारा हो जाता है L√2। ठीक है, L√2 या फिर √2L जो भी इसको बोलें, L बाहर रहता है, अंडर रूट में 2 रहता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग का फॉर्मूले सारे हो गए। ठीक है, अगला हमारा आता है आयत। आयत कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है, लंबाई लंबाई वर्ग में सेम होती है, आयत में जो होती है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई, लंबाई हम मान लेते हैं एल। ठीक है, चौड़ाई ये होती है जो कम वाले तो एल बी। ठीक है, जो एरिया इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L/B। ये हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हम जैसे हमने इसमें बताया था कि जो हम ये पूरा चलते हैं, ये हमने 4 बार एल एक समान दूरी चली इसलिए 4L हो गया था परिमाप। यहाँ पे क्या होता है, हमने एक बार ये एल चला, फिर एक बार बी चला, फिर एक बार एल चला, फिर एक बार, यानी 2 बार हमने एल और बी चला। ठीक है, तो इससे हम बोल देते हैं 2 × L + B, इसको इस तरीके से, क्योंकि 2L हम चल रहे हैं और 2B चल रहे हैं, तो 2L + 2B इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो ये हमारा हो गया परिमाप आयत का। इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाती है, जैसे आयत वर्ग में विकर्ण होता था वैसे आयत में होता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या हो जाता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में होता है। ये हमारा विकर्ण हो जाता है। ठीक है, आयत का। अब अगला हमारा आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे होता है, चतुर्भुज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हमें आगे जो है वो हमें दे रखा है। इसमें जो होता है लंबाई और ऊंचाई जो होती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। ये ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका लंबाई और इंटू ऊंचाई ये होता है, ये समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप जो होता है वो आयत के बराबर ही लगभग होता है। ठीक है, सेम। अब हमें अगला दे रखा है त्रिकोण। त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोण हम यानी कि ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से हो सकता है या ये हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रायंगल जो 3 जिसमें शेप लाइंस होती हैं वो ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, 1 × आधार इंटू हाइट। ठीक है, ये हम इसका मान लेते हैं बेस और ये हाइट, यही इसका जो होता है क्षेत्रफल हो जाता है। परिमाप हो जाता है, ये मान लेते हैं इसकी ए है लेंथ, इसकी बी है, इसकी सी है, तो परिमाप हमारा जो हो जाएगा A + B + C, ये हमारा हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है S S जिसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप अपॉन 2, परिमाप हमारा जो ये था A + B + C हमारा भी आया था। ठीक है, A + B + C अपॉन 2, ये हमारा अर्ध परिमाप होता है। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ठीक है, इसको हम हेरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका एरिया अगर सीधे सीधे हम ट्रायंगल का जो एरिया निकालने को आएगा तो ये वाला फार्मूला हम सीधे सीधे लगा देंगे। फार्मूला हो जाएगा एरिया स्क्वायर = S - A S - B × S - C। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया = अब इधर आएगा तो ये सारा अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से वैसे ज़्यादातर लिखते हैं, ज़्यादातर आपको ऐसे जगह हर जगह लिखा मिलेगा। इसको हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे। तो ये ट्राइंगल के हमारे हो गए। अब इसी तरीके से समलंब चतुर्भुज होता है, इसका मैं पिक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। पिक्चर ऐसे कुछ, ये समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई।
हाइट मान लेते हैं इसकी, मतलब एक तरीके से बोलते हैं इसकी जो हाइट या फिर दूरी जो होती है इस वाले से पैरेलल ये होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से दूरी होगी, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 प्लस इंटू समांतर भुजाओं का, या समांतर भुजाएं ये डी सी ए बी, ये हो गए ए बी है, ये डी सी है, ठीक है। इसका योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दूरी यही हमने जो बात की अभी ए, वही हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। परिमाप हो गया सभी भुजाओं का योग, ये इसको ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरीके से, ठीक है। ये हम समलंब चतुर्भुज का इस तरीके से परिमाप निकाल लेंगे फॉर्मूला रख के। अब हमारा वृत्त और अर्धवृत्त आ गया। अब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने फॉर्मूलेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो मेंसुरेशन चैप्टर होता है, ठीक है, ये पूरा ही का पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको सवाल जो मिलेंगे सीधे सीधे आप आगे चल के देखेंगे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, और इसमें लॉजिकल कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि एवरेज चैप्टर में आपको मिल जाता है कितने का इतना, उसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, मिक्सचर रिलेशन में आप ट्रिक लगा सकते हैं, बट इस चीज़ में, इस चैप्टर में ट्रिक आप नहीं लगा सकते हैं। बिना फॉर्मूला के आपको कोई भी अगर बताता है कि ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता ही लगता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डी क्या होता है, ये व्यास होता है। जैसे ये गोला है, इसको व्यास बोलते हैं। ये पूरी जो लेंथ होती है ये डी होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है त्रिज्या इसको बोलते हैं, ये आर होती है, ठीक है। तो जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। वहीं से हम पाई आर स्क्वायर रखें या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रखें, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से हम सीधा फॉर्मूला रखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है जो पूरा ये चीज़ होती है, ये हम जो ट्रेवल करते हैं इसको हम 2πr बोलते हैं, या पाई डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2r डी के बराबर होता है, इसलिए पाई इंटू डी हो जाएगा। वैसे ही अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, ठीक, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी इसका आधा, तो ऑब्वियसली बात है पाई आर हो जाएगी। परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस डी, इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। पाई आर प्लस डी अर्धवृत्त में जुड़ जाता है, क्योंकि ये अर्धवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा जाके, ठीक है। तो इसमें ये पूरा जो होता था वो 2πr होता था, ये पाई आर हो गया, पाई आर प्लस ये डी, तो इसलिए यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप लिया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये वृत्त के क्षेत्रफल का आधा है, ऑब्वियसली बात है। चाप की लंबाई अगर हम देखें तो 2πr थीटा अपॉन 360, जहाँ थीटा जो होता है वो डिग्री में केंद्रीय यानी सेंट्रल एंगल जो बनता है मान लेते हैं हम, ठीक है। ये मान लेते हैं एक वृत्त है यहाँ से, ठीक है, ये एक ऐसे एक काटा गया है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है, ये वाला जो चाप की लंबाई है ये चीज़ बोल रहा है, तो ये चीज़ बोल रहा है, ये 2πr थीटा अपॉन 360, जहाँ ये एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल बनता है जो वो है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हमारा हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये कम क्वेश्चन आपको देखने को इस तरीके के मिलेंगे, लेकिन बाकी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्धवृत्त भी कम ही पूछा जाता है, वृत्त ज़्यादातर पूछा जाता है, बट आपको एक नज़र घुमा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आ गया घनाभ। घनाभ होता है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये इस तरीके से होता है। घनाभ को हम एक तरीके से बनाएं, ठीक है। घनाभ का स्ट्रक्चर जो होता है एक तरीके से 3D, इसमें हाइट भी इंक्लूड होती है, यानी 3D स्ट्रक्चर होता है एक तरीके का, ठीक है, उसको हम घनाभ बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। इसका विकर्ण हो जाता है, वो हो जाता है तीनों जो भुजाएं होती हैं, तीनों जो लेंथ होती हैं उनका अंडर रूट और ये इंडिविजुअली स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधा सीधा हमें क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन के। अब हमें जो घनाभ का आयतन वो हमने एल बी एच, घनाभ एक आप समझ लीजिए, घनाभ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक हो गया घनाभ, ठीक है। घनाभ का आयतन एल बी एच हमने ले लिया, घन हो गया ये, ठीक है, क्यूब जिसको बोलते हैं। घनाभ एक तरीके से बोल दीजिए आप, ये मतलब सीधा घन जो होता है वो सीधा सीधा जो होता है एक तरीके से 2D स्ट्रक्चर होता है। घनाभ क्या होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, उसमें हाइट लेंथ और भी इसमें बनाना थोड़ा वैसा है समझने के लिए, बट बना भी सकता हूँ मैं। घनाभ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है घनाभ, ठीक है। मैं बना के दिखा ही देता हूँ, क्या इतना ज़्यादा बच्चे समझने में दिक्कत करें, इससे बढ़िया बता ही देते हैं। ये घनाभ हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा ये 3D स्ट्रक्चर है एक तरीके से। आप देखेंगे ये लेंथ हो गई मान लेते हैं, ठीक है, एल, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, ठीक है।
और हाइट हमारी ये हो गई, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर वही चीज़ बोला है। इसका आयतन जो होता है LBH होता है, ठीक है। घनाभ का, घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। घन क्या होता है? घन वही होता है इसकी जो, जैसे ये हमारा LBH 3 चीज़ें हैं। जैसे हमारा वर्ग में होता था ना, एक ही लेंथ होती थी, जैसे L लें, A लें, जो भी लें, वैसे ही घन में भी जो है हम एक ही एक जो है लेंथ लेते हैं, कोई भी होती है, होता है ये भी एक तरीके से मान के चलिए वर्ग ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आयतन जो आ गया, यानी कि वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वो A³ सीधा सीधा हो जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे ज़्यादातर बोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो हमें सामने से दिख रहा है जो चीज़ें। जैसे इस पार्ट में हम देखें तो इसमें टोटल जो है वो 8 फेसेस होंगे, 8 फेसेस होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके 8 होंगे आमने सामने करके। लेकिन हमें दिख सिर्फ 6 ही रहे होंगे, हमें 2 नहीं दिख रहे होंगे। आप देख रहे हैं एक ये इसके पीछे वाला जो है वो नहीं दिख रहा होगा, इधर के जो पीछे वाला है वो नहीं दिख रहा होगा, इसलिए 6 फलक ही आपको दिख रही होंगी। तो इसलिए 6a² इसका हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि जो हमें सामने दिख रहा है, ठीक है, उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई a√3 हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है काफ़ी, इसको भी याद रखिएगा। और ये वाला काफ़ी आता है, इसको मतलब इस फॉर्मूले को तो घोट के पी लीजिए आप एक तरीके से। आपको हर एग्जाम में SSC CGL SSC GD में क्वेश्चन जब भी मिले आप सीधा फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दें। अब हमारा अगला है शंकु। शंकु एक देखिए ऐसे ट्राइंगल होता है, नीचे ये आप देख सकते हैं एक गोला टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तिर्यक, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई L होती है, जो L जो होता है इसमें हम पाइथागोरस अगर इसकी हम सीधे हाइट लें वो h है, और इसकी त्रिज्या अगर r लें, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस अगर हम लगा देते हैं तो उसको ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, ये होती है, ये तिर्यक ऊंचाई है, मतलब जो स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ होता है, वो आप देखेंगे ऐसे ऐसे टेढ़ा टाइप का होता है, ठीक है, वही स्लांट हाइट होती है, वो L है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला है √h² + r², ये बन जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही मैं चीज़ मैंने बात करी कि जो हमें सामने से स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है वो πr_l हो जाता है, इसका फॉर्मूला πr, ठीक है, ये वाला हो गया, और L ये, इस वाले से हमें पूरा इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसमें πr इंटू, अब ये वाला भी प्लस ये वाला भी ऐड हो जाता है, इसलिए πr + r + l हो जाता है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 πr²h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगला आता है बेलन, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, इसमें भी जैसे इसमें r + l हो जाता था हाइट, इसमें r की जगह r + h एक बार और लेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको याद ही रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला जो बेलन का है और ये शंकु का, ये में जो कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको घोट के पी लेना है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारा अगला है गोला। गोला, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² या फिर πd² होता है, ठीक है। गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। ये वाला हम लगाते हैं, ये वाला कम ही लगाते हैं क्योंकि यही वाला जो है आर हमें जो है वो डी से ही मिल जाता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। इसको आप ना भी याद करें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। वहीं अर्धगोले का जो हो जाता है वो इसका आधा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आयतन इसका 4/3 πr³ था तो इसका 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो, इसका 4πr², इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था, ठीक है, ये 3πr² हो जाता है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। अब हम इनसे जुड़े कुछ सवाल लगाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। आप एक बार इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा पहला सवाल है जो SSC CGL SSC GD UP कांस्टेबल मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर के सवाल हैं। ये आते ही आते हैं इन SSC एग्ज़ाम्स में, या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें आते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये गोलाकार दीवार घड़ी की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। 9 घंटों में घंटे वाली सुई के सिरे द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है, ठीक है। ये मानते हुए कि वो घड़ी के फलक के किनारे पर स्थित है, ठीक है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक समझना है। ये लाइन है, ये फालतू की लाइन है। घड़ी एक गोला होता है, उसमें आप कहीं भी इस चीज़ को लेंगे तो आपका आंसर कोई चेंज उसमें नहीं होने वाला। तो इस लाइन को आप ज़्यादा सीरियस ना लें, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फलक के किनारे पर स्थित मतलब होता है कि घड़ी के फलक के किनारे पर जो है वो हम घंटे वाली सुई है उसको लेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं यहीं तक हम मान लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें ऐसे मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है।
इसमें 12, 3, 6 और 9 ये होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये टोटल जो होता है इसमें कितने घंटे होते हैं, ठीक है। एक घड़ी जो होती है उसमें नंबर कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं। देखिए दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी में जो हमें शो हो रहा होता है वो कितने घंटे होते हैं, वो हमें 12 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, 12 घंटे का ही हम इसमें देखते हैं। जो 24 घंटे होते हैं वो रिपीट करता है, इसलिए वो 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन हमें घड़ी में जो है वो 12 घंटे ही दिखते हैं, ठीक है। घंटे वाली सुई की बात हम कर रहे हैं, घंटे वाली सुई जो मान लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। टोटल 9 घंटों में 9 घंटे वो चली है घड़ी टोटल, ठीक है। 9 घंटे चली है, चलना उसको कितना था, 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे जो टोटल चलना था, लेकिन वो चली 9 घंटे ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टोटल 12 घंटे चलना था और 9 घंटे ही चली है वो, तो यानी 3/4 पार्ट ही चली है सिर्फ वो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज़ को हम अलग नोट कर लेंगे। 3/4 पार्ट ही घड़ी जो है वो चली है, टोटल 12 घंटे चलना था जिसमें 9 घंटे वो चली है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, यानी 3/4 पार्ट वो चली है, ठीक है। और कह रहा है उसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है त्रिज्या। आर हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। आर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, गोलाकार दीवार घड़ी है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब गोलाकार दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं, तो गोलाकार का जो गोले का फॉर्मूला होता है, जो पूरी इसकी जो सरकमफेरेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस जो गोले की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हम सीधे सीधे लगाएंगे। गोले का जो सरकमफेरेंस होती है उसको हम अगर देखें फॉर्मूला, अगर हम उसको देखें तो हमें जो इसको हम परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलें या फिर परिधि बोलें। परिधि गोले की क्या होती है, वो होती है 2πr, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें दे रखा है कि 22/7 यूज़ करनी है, 22/7, आर हमें 28 है, ठीक है। 7 4 28, तो ये हो गया 44 इंटू 4, ये हमारा जो है वो परिधि का वो हो गया। अब वो बोल रहा है कि टोटल उसने जो घंटे की सुई है उसको जो है वो कितनी उसने दूरी तय की है। अब उसने दूरी 9 घंटे ही चली है वो, ठीक है। 12 घंटे उसको चलना था, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 2πr का, यानी कि उसको 2πr चलना था, परिधि जो होती है वो ये होती है, लेकिन वो 9 घंटे ही चली है, तो 2πr का कितना चली है वो, 3/4 चलिए, यहाँ से हमने निकाला अभी, ठीक है। 12 घंटे चलती तो वो पूरा पार्ट चल जाती, यानी पूरा 2πr वो चल जाती, लेकिन वो चली कितना, 3/4 चली, यानी 2πr का 3/4 चली है। तो यहाँ से हमने 2πr की वैल्यू भी निकाली है, 44 इंटू 4 और ये इंटू 3/4। अब 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है। 44 त्रिज्या क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अब थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्लो करके वीडियो जो है वो स्पीड जो है स्लो करके देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 9 घंटे वाली एक सुई है, आप घड़ी जो होती है उसमें 12 घंटे होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, लेकिन 12 घंटे होते हैं क्योंकि वो रिपीट करते हैं, इसलिए 24 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटे के हिसाब से घड़ी में अगर हम देखें तो ये बोल रहा है घंटे वाली सुई 9 घंटे चली है टोटल, ठीक है। अगर वो 12 घंटे चलती तो पूरी यानी वृत्त की परिधि, यानी गोले की जो वो परिधि है उसके वो पूरा चलती। जो गोले की परिधि होती है वो 2πr होती है, तब वो 2πr पार्ट चलती, ठीक है। अगर वो इसमें बोल देता कि पूरा 12 घंटों में घंटे वाली सुई 12 घंटे बोल देते तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता 176, लेकिन वो बोल रहा है 9 घंटों में। 9 मतलब वो 12 घंटे चलना था लेकिन 9 घंटे ही चली, यानी 3/4 पार्ट ही चली है, यहाँ से हमने निकाला, ठीक है। तो अब वही 2πr का 3/4 हमने निकाल दिया, 132 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा, इतना कोई कठिन नहीं है। आप अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब हमें अगला सवाल दे रखा है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। इसमें बोल रहा है कि एक घन की भुजा जो है वो 19 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था आपको कि घन जो होता है, घन वो इस तरीके से हम मान लेते हैं, घन होता है एक, ये घन है, ठीक है, ठीक है। इनकी सबकी ऑब्वियस सी बात है, ये घन है, क्यूब, इसमें जो सबकी लेंथ होती है वो 19 होती है। अभी हमारा फॉर्मूला जो था ना, जैसे हमने देखा था कि उसमें लिख रखा था ए, तो वही ए की वैल्यू जो है वो 19 है। घन की भुजा हम मान लेते हैं ए है, घन की भुजा जो है मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 19 दे रखी है हमें, 19 सेंटीमीटर।
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात मैंने की थी, जो हमें फलक जो दिखती हैं, ठीक है, जो हमें दिख रही हैं, हमें दो टोटल इसमें 8 फलक हैं, लेकिन हमें 2 फलक ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं। एक तो इस ये फ्रंट वाले के सामने जो बैक वाला है वो नहीं दिख रहा है, एक इधर वाला जो है, ये वाला जो है पार्ट, इसके जो इधर वाला है वो हमें नहीं दिख रहा है। वो स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए आपको ये चीज़ दिख रही है, लेकिन रियल में इसको अगर हम इसको इमेजिन करें तो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा। हम एक मान लीजिए हैं लूडो का पासा आप ले लीजिए, उसमें आप देख उसको इस तरीके से रखिए तो आप देखेंगे उसके 2 पार्ट हमें नहीं दिखेंगे, टोटल 8 हो, उसमें वैसे फलक होने चाहिए अगर उसको 3D मॉडल में इम्प्लीमेंट करें। सीधे पासे में नहीं, उसमें तो 6 ही वो होती हैं, तो इसलिए वो चीज़ नहीं। तो ये हमारा इसमें जो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता था वो हमने बताया था आपको 6a² होता है, ठीक है। तो 6 इंटू ए की वैल्यू 19 है, इंटू 19, ठीक है। अब हम इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है इंटू 6, ये हमें बोल रहा है, ठीक है। इसको जब हम कॉल करेंगे 6 1 जा 6, 6 जा 36, 3 हासिल हो गया, 6 3 18 और 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो आंसर हो गया। 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसकी भुजा 19 सेंटीमीटर। यही हमको बताना था। इस तरीके का सवाल आपको सीधा सीधा एग्जाम में मिलेगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद होगा तो आप सीधे इस सवाल को वहाँ पेपर में लगा पाएंगे। अब हमें अगला सवाल दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, इंटू एल प्लस बी। एल यहाँ पे लंबाई है, बी जो है वो चौड़ाई है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, ऐसे एक आयत है, ये एल है, ये बी है, ठीक है, ये टोटल बोल रहा है, ठीक है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, परिमाप हमें दे रखा है 26 सेंटीमीटर, टू एल हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ एल 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बी हमें बताना है, ठीक है, 7 प्लस एक्स, ठीक है। बी हमें जो है वो यहाँ से निकालेंगे, हमें क्षेत्रफल बताना है, तो बी हम यहाँ से निकालेंगे तो जब सॉल्व करेंगे 13 टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक्स जो है वो 6 सेंटीमीटर हमारा आ गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत के, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि एल इंटू बी। एल की वैल्यू हमारी क्या है 7 दे रखी है, बी हमने निकाली थी 6 आई थी, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में उसकी पावर आती है यूनिट की, ठीक है। तो ये हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इस चीज़ को आप फॉर्मूले बस याद रखना था, सीधे हमको सॉल्व करना था। हमें परिमाप दे रखा था, वहाँ से हमने चौड़ाई निकाल ली, बी की वैल्यू निकाली, तो एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ से एल और बी की वैल्यू हमने डाल दी, एल की वैल्यू हमें 7 दे रखी थी, 7 इंटू 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि पानी की एक घनाभाकार टैंक की क्षमता 62,000 लीटर है। टैंक की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यदि उसकी लंबाई और गहराई हमको 2.5 मीटर और 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो घनाभ यानी कि वही क्यूबॉइड वाला ये क्वेश्चन है। क्यूबॉइड वाला क्या होता था, घनाभ हम जब करते हैं तो क्यूबॉइड इस तरीके से, ये मान के चलिए कि आयत का 3D स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं, घन जो होता है वो उसको हम मान लेते हैं वर्ग का 3D स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से है, ठीक है, जो हमने बनाया था फॉर्मूला जब कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी जो क्षमता है पूरे टैंक की वो 62,000 लीटर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है लंबाई हमने ये वाली दी, ये 2.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। गहराई 10 मीटर, गहराई एक तरीके से मतलब जो उसकी हाइट हम मान लेते हैं, ठीक है। हाइट जो है ये वाली थी, ये इस तरीके से होगी, ये 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमें चौड़ाई बतानी है, जो ये चीज़ है,
ये हमें बतानी है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, चौड़ाई को जो है वो हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स मीटर है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं चौड़ाई को, ठीक है। हमें लंबाई 2.5 मीटर दे रखी है, गहराई या फिर जिसको हम हाइट मान लें, एच मान लें, ठीक है, ये हमें 10 मीटर दे रखा है। टैंक की क्षमता जो है वो 62,000 लीटर में दे रखा है। गहराई, लंबाई और चौड़ाई जो हमें वो मीटर में हम देख रहे हैं, ठीक है। हमें आंसर भी जो हम देख रहे हैं वो मीटर में लगभग नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई मीटर में ही बतानी होगी, गहराई और ये हमें मीटर में दे रखा है, इसलिए हमें मीटर में ही बतानी है। यहाँ पे सब मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब मीटर में आ रहा है, लेकिन क्षमता हमें यानी कि वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है लीटर में। तो लीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे। लीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1000 लीटर होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू क्या आ गई? 1 लीटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमें वैल्यू। अब यही चीज़ अपने दे रखी, क्षमता हमें 62,000 दे रखी है, ठीक है, 62,000। तो 62,000 लीटर जो होगा वो कितने मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा? ये 62,000, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों कट जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू हमें 62 मीटर क्यूब मिल गई। 62,000 लीटर जो हो गया वो 62 मीटर क्यूब के बराबर हो गया। अब यहीं से हम फॉर्मूला रख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल, घनाभ का आयतन या वॉल्यूम इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो होता है एल बी एच, ठीक है। एल यहाँ पे लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच हाइट है, ठीक है। एल हमने क्या लिखा है? एल हमारा 2.5 आ गया, ठीक है। बी हो गया वो एक्स हो गया। एच क्या है? 10 मीटर हमने लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं, गहराई जिसको हम बोलेंगे, ये हमारा 62 के बराबर है। यहाँ से हो गया 25 एक्स इज इक्वल टू 62, एक्स अपो इज इक्वल टू 62/25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 120 हो गया, ये 25 हो गया, 25 चक्कू 100, फिर 20 बचा है, 20 जब करेंगे तो ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 2.48 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, 2.48 मीटर। ये हमारी चौड़ाई हो गई, यानी कि इसकी जो चौड़ाई थी इस वाले टैंक की वो 2.48 मीटर हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस सवाल को हम टैकल करेंगे। आपको बस यूनिट देखनी है, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मीटर है, उसको चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो लीटर में ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी लेंथ जो होती है वो LBH हो जाती है, इसलिए वो जब कोई टैंक होता है, ठीक है, टैंक में उसमें एक हाइट होती है, एक लेंथ होती है, एक चौड़ाई होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो उन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी लेंथ होती है, वो लेंथ का जो होता है यूनिट होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड होता है वो लीटर में ही रहता है, उसमें हम क्यूब नहीं करते हैं, आप सीधा लिक्विड भरते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ से 1 लीटर हमने निकाले, 1/1000 मीटर क्यूब, तो 62,000 लीटर क्या आ गया? 62,000/1000, यानी कि 62 मीटर क्यूब। 62,000 लीटर जो हो गया वो 62 मीटर क्यूब बन गया। अब यहाँ से हमें क्या? LBH, ये बी हो गया, ये एल हो गया और ये एच हो गया। LBH हमें दे रखा था, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला LBH होता है। तो 62 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स इंटू 10। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 25x इज इक्वल टू 62, एक्स इज इक्वल टू 62/25 यानी 2.48 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। फॉर्मूला याद है आप तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो होता है ये खासकर पूरा फार्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, इसके फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा। अब हमें अगला सवाल दे रखा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। यदि उसका परिमाप 28 मीटर है तो उसकी चौड़ाई हमें बतानी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। इसमें आयत के जो फॉर्मूले हैं वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई जो हम सबसे पहले मान लेते हैं वो L मान लेते हैं, ठीक है। आयत की चौड़ाई जो हम मानेंगे, चौड़ाई को हम
बी मानते हैं, लंबाई को एल मानते हैं क्योंकि लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं, इसलिए बी मानते हैं। ठीक है, ये हमारा, तो हमें बोलना है कि एक आयत की लंबाई यानी कि एल उसकी चौड़ाई के 3 गुने, चौड़ाई बी है उसके 3 गुने से 2 मीटर कम है, ये हमें बोलना है। ये एक क्वेश्चन आ गई। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो एल हमारा आ गया 3b-2। ठीक है, अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हमने एक क्वेश्चन में अभी लगाया था। ठीक है, वही परिमाप क्या चीज़ होती है? परिमाप होती है वही, जैसे कि ये एक आयत स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये 2 बार आप देखेंगे एल मिलेगा आयत में, 2 बार बी मिलेगा, इसलिए जो परिमाप होता है यही चीज़ होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो 2l + b ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला होता है। ये हमें दे रखा है 28 मीटर। ठीक है, तो उसकी हमें चौड़ाई बतानी है, क्वेश्चन में। ठीक है, चौड़ाई यानी कि b बताना है, तो यहाँ से हम देखेंगे 2l। अब l की जगह क्या रखेंगे हम? 3b-2, 3b-2। ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 28। अब हम ये 28 को 2 से काट देंगे तो ये 14 बार जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3b + b यानी कि 4b-2 इज इक्वल टू 14, तो 4b इज इक्वल टू 16। तो b यहाँ से क्या आ गया? 4 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ब्रेड्थ यानी कि जो आयत की थी वो 4 मीटर थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन में। बस आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो ब्रेड्थ आ गई यानी कि चौड़ाई जो आ गई वो 4 मीटर आ गई। ठीक है, आयत की, यही हमारा आंसर हो गया। प्लीज़ ऐसे सवालों को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको गारंटी है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:5 है और उनके आधारों की परिधियों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, अब हमें इसमें लंबवृत्तीय शंकुओं का जो आयतन होता है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। जो लंबवृत्तीय शंकु होते हैं, लंबवृत्तीय शंकु होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वो होता है 1/3 पाई r² h। ये हमने अभी पढ़ा था शुरुआत में वीडियो में। ठीक है, वही वाला, यही वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें 2 ऊंचाई दे रखी हैं और 2 परिधियाँ दे रखी हैं। परिधियों का जो अनुपात होता है वही जो होता है वो त्रिज्या का अनुपात वही बन जाता है। ठीक है, परिधियों का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात बन जाता है। परिधियों का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात बन जाता है। इस बात को याद रखेंगे, गांठ बांध लेंगे। ठीक है, तो हम इसको परिधियों का अनुपात ना बोल के त्रिज्या का अनुपात बोल देंगे, उसको ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि हाइट का अनुपात। तो h1/h2 जो है वो हमें 1/5 दे रखा है, और r1/r2 जो दे रखा है वो हमें 5/3 दे रखा है। अब आयतनों का अनुपात जो होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले का आयतन दूसरे का आयतन, ये हमें बताना है। पहले का आयतन, फर्स्ट का वॉल्यूम यानी कि, और दूसरे का वॉल्यूम। ठीक है, ये अनुपात हमें पूछा है इनके आयतनों का। ठीक है, पहले के आयतन के अनुपात में हम रखेंगे तो 1/3 पाई r1² h1। ठीक है, दूसरे में 1/3 r2² अपॉन ये r2² और इंटू h2। ठीक है, तो 1/3 पाई ये कट जाएगा। ठीक है, r1² h1 अपॉन r2² h2। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, r1/r2 का होल स्क्वायर और गुणे में h1/h2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम सीधे रख देंगे r1 और r2 का अनुपात 5:3 है। जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में h1/h2 जो है 1/5 दे रखा है, ये हम सीधा सीधा रख लेंगे। ठीक है, तो 5×5 = 25, ये हमें मिल गया 5 और 9। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात जो मिल गया वो 5/9 मिल गया। ठीक है, ये हमारा डी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आसान है, इस तरीके के अनुपात निकालने वाले, बस आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप r1 h1 ऐसे करके आप निकालेंगे। 5/9 हमारा आंसर हो गया।
ये सवाल आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन इस तरीके के आते रहते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को पहले तो हम नोटिस करेंगे। ठीक है, भुजाएं जो दे रखी हैं वो 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है? समलंब चतुर्भुज इस तरीके से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके पैरेलल होता है इस वाले लाइन के। ठीक है, ये चीज़ है, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको डी मान लेते हैं। ये जो है ये हाइट होती है, ये इस तरीके से समलंब चतुर्भुज हाइट इसको यूज़ करेंगे जो हमें दे रखी है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हमें इन्हीं में लगाना है। अब इसमें दो समांतर भुजाएं जो हैं 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये बड़ी है ऑब्वियस बात है, तो ये 17 सेंटीमीटर हो गई, ये हमें दे रखी है, और 15 सेंटीमीटर, ये वाली 15 सेंटीमीटर है। हाइट समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज़ जो है वो 6 सेंटीमीटर हमें हाइट दे रखी है। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो ये 1/2 इंटू, ठीक है, जो समांतर भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाएं हैं जैसे ए बी और सी डी, ये समांतर भुजाएं हैं ए बी प्लस सी डी। ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक ये भुजा है एक ये भुजा है, इनके बीच की दूरी ये हमें दे रखी है, यानी कि ए ई ये हमें दे रखी है। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम सीधे वैल्यूज रख देंगे, 1/2 इंटू ए बी क्या है, ए बी 15 है, सी डी क्या है, सी डी 17 है। ठीक है, ए ई क्या है, ए ई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 इंटू 32 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हम काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये टोटल 32 इंटू 3, ये हो जाएगी वैल्यू 96। अब ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमें बोला है इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर में इसको चेंज कर देंगे। मीटर स्क्वायर में जब इसको चेंज करेंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत से बच्चे यही गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, वो उनका आंसर यहाँ 96 आएगा, ऑप्शन में देखेंगे 96, सीधा जाके आप मार देंगे, यूनिट नहीं देंगे कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। अगर वो पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा तो हम 96 लिखते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में क्या होगा। मीटर स्क्वायर में हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है सारे क्वेश्चन, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स के जो भी चैप्टर होते हैं वो मैं आपको कराता जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी मेरे लिए वो नहीं होगा। और आप ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिस तरीके के, अगर ये आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं तो जो आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैथ्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा सीधा मिलेंगे, बस उसमें डिजिट्स चेंज होंगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।